नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि कल जो है सीटेट का रिजल्ट आया। बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए होंगे। जो स्टूडेंट पास हो गए उनके लिए तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जो किसी कारण से असफल हो गए हैं वो अगले जुलाई के पेपर के लिए तैयार हो जाएं। हमारे यहाँ सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जो पास हो गए, आगामी पीजीटी का एग्जाम आ गया है। डीएसएसबी में टीजीटी और पीआरटी की भी वैकेंसी आने वाली है। आगामी केबीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें हिंदी के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आएंगे, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि हिंदी में कॉमन क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला कि जातीय भेदभाव समाज को नष्ट करता है। वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाली। विशेषता बतलाने वाली विशेषण कहलाता है। किसकी विशेषता बतलाती है? या तो ये विशेषता संज्ञा की बतलाएगी या तो सर्वनाम की विशेषता बतलाती है। जो विशेषता बतलाएगी या तो संज्ञा की विशेषता बतलाएगी या तो सर्वनाम की विशेषता बतलाती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताए, देखो जातीय भेदभाव। भेदभाव कैसा है? भेदभाव कई तरह से होता है। ये जाति है, ये भेदभाव की विशेषता बता रहे। भेदभाव कई तरह से होते हैं। भेदभाव जाति है, आर्थिक भेदभाव भी होता है, सामाजिक भेदभाव भी होता है, राजनीतिक भेदभाव भी होता है, सांस्कृतिक भेदभाव भी होता है, कल्चरल भेदभाव होता है। तो इस तरह से भेदभाव कई है समाज में। लेकिन भेदभाव इन सभी भेदभाव में कैसा है? जातीय भेदभाव है, कास्ट वाली भेदभाव है कि फला कास्ट की ये है, फला कास्ट की ये है। ये जाति भेदभाव है। तो ये भेदभाव की विशेषता बतला रही है। कैसा? जातीय। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा कि विशेषता, जाति की विशेषता बतला रही जातीय भेदभाव। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहां पे कौन से वर्ग में सभी नासिक व्यंजन है? नासिक मतलब होता है नाक से बोले जाने वाले। नाक से बोले जाने वाले शब्द को नासिक कहते हैं। व्यंजन यहां पे दिया हुआ है, आपको इधर देखेंगे सीट लगी हुई है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन में यहां व्यंजन की बात करता है। हम पढ़ते हैं हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला जो पढ़ते हैं इसमें एक में पढ़ते हैं स्वर, एक में पढ़ते हैं व्यंजन। स्वर जो है यह स्वतंत्र होता है। व्यंजन जो है यह स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग है। ऐसे वर्ड आते हैं स्वर में जो स्वतंत्र होते हैं, फ्री रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है लंगड़ा होता है। यह स्वर की सहायता से बोला जाता है। यह स्वर की सहायता से बोला जाता है। यह लंगड़ा होता है, यह स्वर की सहायता से बोला जाता है।
तो जो ये व्यंजन है वो कई तरह से बोले जाते हैं। देखो कंठ से कौन बोला जाएगा, जिनका उच्चारण कंठ से होगा वो है क ख ग घ अंग, ठीक है। जो तालु से बोला जाएगा च छ ज झ ञ। जो मूर्धा से बोला जाएगा ट ठ ड ढ अड़। जो दंत से बोला जाएगा त थ द ध न। ओष्ठ से बोला जाएगा प फ ब भ म। नासिक, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नासिक वाला पूछा है, नासिक से पूछे जाएगा। देखो ड़ त्र ड़ न म ड ढ़। देखो यहाँ पे, अब इसमें से देखो यहाँ पे म आया है, यहाँ पे म आया है, त्र आया है, त्र आया है, ड़ आया है, ड़ आया है, इसलिए ये इसका ऑप्शन पैसा है। इसमें त ल व है, त ल व नासिक से बोला ही नहीं जाता, ठीक है। न ट द है, न ट है न द है, इसमें देखिए न ल न ड़, यहां भी नहीं है। तो इसको जो नासिक से बोलेंगे वो इन्हीं में से 3 वर्ड वहां दिया हुआ है। कंठोष्ठ और इससे बोले जाते हैं दंतोष्ठ। इस तरह से हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, कहीं आपको कंठ से, कहीं तालु से, कहीं मूर्धा से, कहीं दंत से, कहीं ओठ से, कहीं नासिक से। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा था नासिक से पूछा था कि नाक से कौन सा उच्चारण होगा, ये नाक से उच्चारण होने वाले यही शब्द है। आगे जो है संधि पूछ रहा है। संधि क्या होता है? संधि माने होता है जोड़ मेल। संधि क्या होता है? संधि जो होता है इसे कहते हैं संधि माने जोड़ना, जोड़ या मेल होता है। किसका जोड़ या मेल करेंगे यहां पे दिया है, या तो स्वर संधि होगा, या तो व्यंजन संधि होगा, या तो विसर्ग संधि होगा। विसर्ग जो होता है, जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग में इस तरह से चिन्ह लेते होते हैं विसर्ग। जैसे हमें लिखना है दुख, तो देखिए ये जो है चिन्ह वो कैसा है, विसर्ग का है। तो ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए विसर्ग संधि तो होगा ही नहीं। देखो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब जो है संधि जो होता है, या तो वर्णमाला के स्वर के योग से होता है, स्वर अभी इसके पहले बताए हैं, या तो व्यंजन से होगा या तो विसर्ग से होगा। तो देखो यहां पर है व्यंजन संधि, यहां पर है देखो यण संधि, यहां पे है विसर्ग संधि, और यहां पर है देखो अयादि संधि। ये तीनों स्वर संधि के टाइप है। स्वर संधि में दीर्घ माने होता है बड़ा, गुण वृद्धि माने भी बढ़ जाना, यण और अयादि होता है। व्यंजन में आपको जो आएगा, पहले स्वर का देखते हैं। स्वर में अभी बताए थे अ, आ, ई ऐसे आएंगे। अब व्यंजन में जो आए हैं ये कई तरह से होते हैं। व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ये सब वर्ड आएंगे। तो हमसे यहां पे पूछा है, देखो 3 तो गए, विसर्ग गया, अयादि गया, यड़ गया, कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि आएगी। जगत जननी में होता है जगत प्लस जननी, यहां से अ और यहां से त मिलकर क्या होता है? आधा ज होता है और आता है जगत जननी। यहां का त यहां का अ मिलकर जगत, और इसमें संधि कौन सी आएगी? व्यंजन संधि आएगी। ये वाली संधि यहां पे दिखाई पड़ेगी। तो संधि जो है 3 प्रकार की इस तरह से देखने को हम लोगों को मिलती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बहुत पूछ रहा है महेंद्र में कौन सा संधि होगा? मही प्लस इंद्र महेंद्र होगा। हिमालय में कौन सा होगा? हिम प्लस आलय होगा। पर्यावरण में क्या होगा? परि प्लस आवरण होगा। ऐसे ढेर सारे संधि पूछता है। पर्यावरण में क्या होगा? परि प्लस आवरण होगा। इस तरह से जो संधि होती है, डिफरेंट टाइप के आपको संधि एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अशुद्ध शब्द छांटिए। देखिए जब हम वाक्य लिखते हैं तो मात्रा कभी बड़ी की हो जाती है, कभी छोटी की हो जाती है। इसी के बारे में कह रहा है कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध के कुछ इधर लिखे हैं, शुद्ध इधर लिखे। जैसे मिलना होगा
तो यह अशुद्ध है। मिलना ऐसे लिखते हैं। दयालु लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, अधिक लिखना होगा तो अधिक ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ये अशुद्ध है, ऐसे शुद्ध है। ऐसे ही वाक्य आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 4 में से। कह रहा है कौन सा मात्रा की गड़बड़ी है, कौन सा। देखो जिह्वा माने जीभ ऐसे ही लिखते हैं, ये सही है। कवयत्री ये ऐसे नहीं लिखते हैं, कवयत्री को लिखते हैं कवयित्री। कवयित्री क्या है? कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, तो कवि का यह स्त्रीलिंग है कवयित्री, लेकिन कवयित्री नहीं लिखा जाता, कवयित्री लिखा जाता है। इसमें ये सबसे अशुद्ध यही है। पूजनीय सही है, कृपा सही है, ये तीनों वर्ड सही है। ये वर्ड आपका गलत है, जिसे हम कवयित्री लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अगला प्रत्यागमन शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए 2 वर्ड पढ़ते हैं हम लोग। एक को पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? कोई जो है शब्दांश होता है और किसी सार्थक शब्द में जुड़ करके इस सार्थक शब्द के अर्थ को बदल देता है, अर्थ को बदल देता है, वो कहलाता है उपसर्ग। ये जो शब्दांश होते हैं इनका नाम है उपसर्ग। एग्जाम्पल के रूप में आपको देते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं हार, यह एक शब्द है, सार्थक शब्द है। अब कहीं लिखेंगे उपहार। उपहार माने होता है गिफ्ट देना। इसमें आहार जोड़ेंगे, आहार माने होता है भोजन। प्रहार जोड़ेंगे, प्रहार माने होता है मारना। तो इसमें जो प्र शब्द जोड़ा, जो आ शब्द जोड़ा, जो उप शब्द जोड़ा, ये तीनों शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़ करके उस सार्थक शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यागमन में पूछ रहा है हमसे कौन सा शब्द है? प्रत्यागमन में होगा परि प्लस आगमन। प्रत्यागमन होगा तो परि प्लस आगमन, ये आपको सी ऑप्शन इसका सही मिलेगा। परि प्लस आगमन, प्रत्यागमन। अगला फिर देखते हैं हम लोग। यहां पे प्रत्यय शब्द पूछ रहे हैं। देखो प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? कोई शब्दांश होता है और शब्दांश जो है किसी सार्थक शब्द में, किसी सार्थक शब्द में जुड़ करके, उल्टा लिखा, कोई सार्थक शब्द होगा और कोई जो है इसमें शब्दांश जुड़ेगा, तो इस सार्थक शब्द के अर्थ को क्या बनता है? बदल देता है। जब अर्थ को बदल देता है, कोई सार्थक शब्द है, कोई शब्दांश जुड़ा, उसके अर्थ को बदल दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक है लेख, लेख में अक जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? लेखक हो जाता है। लेख माने होता है निबंध। एक होता है पाठ, पाठ माने होता है लेसन। अब पाठ में अक जोड़ते हैं तो क्या होता है? पाठक हो जाता है। पाठक माने होता है पढ़ने वाला। पढ़ने वाले को हम पाठक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो कोई शब्द है उसके बाद में कोई शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ को बदल देगा, तो हम क्या कहेंगे? उसे प्रत्यय कहते हैं। वार्षिक में जो प्रत्यय है वह इक प्रत्यय जुड़ा है, और ऐसे इक प्रत्यय को वर्ष प्लस इक, वार्षिक, ये पहला ऑप्शन सही होगा इसके। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं।
वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा हुआ है। नहीं माने गलत है। देखो बिटप, देखो यहां पर्यायवाची शब्द लिखे, देखिए बिटप तो है ही, तरु, देखो तरु भी है, देखिए द्रुम, द्रुम भी है, तो इसमें क्या नहीं है, कानन शब्द नहीं है, और इसका पर्यायवाची शब्द आएगा कानन। कानन शब्द जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, समय की बात कर रहा है, यहां टेंसेस दिए हैं, काल दिए हैं हिंदी में, यहां भी है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो यहां पे ताती ते रहा है, हा ही है इसमें वर्तमान काल में जो है, वर्तमान काल में लास्ट में है रहता है, भूतकाल में हमेशा था रहता है, इसमें हमेशा गा रहेगा, गा गे गी ऐसे, था थे थी है हो हैं ऐसे रहे। तो यहां पर देखिए था लगा हुआ है, था का मतलब भूतकाल में है, मैं आगरा गया था, गया था मतलब क्या हो गया, कार्य समाप्त हो गया है, कार्य क्या हो गया है, कार्य समाप्त हो गया है। अगर जो कार्य समाप्त हो गया है तो सामान्य भूतकाल नहीं है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब होता है काम खत्म हो गया है, पूर्ण भूतकाल का मतलब ये होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कार्य समाप्त हो गया है, इसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो यहां पे आपके टेंस दिए, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे हिंदी में भी है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यहां से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, देखिए यहां पे दो शब्द है, तत्सम और तद्भव। तद्भव वो होता है संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो आज हिंदी में हूबहू बोलते हैं, हूबहू बोलते हैं, हूबहू बोलते हैं, जो हिंदी में, एक मिनट, जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आज परिवर्तित रूप से बोलते हैं, परिवर्तित रूप से बोलते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। देखिए याद करते रहे कैसे रहेंगे, तद्भव, भाव का मतलब होता है भाव, तद माने जैसा, वैसा ही भाव, तद माने वैसा, भाव, वैसा ही भाव है, तद माने वैसा, भाव माने भाव, वैसा ही भाव है जैसा संस्कृत जैसा, यानी संस्कृत जैसा भाव है, तद्भव कहलाता है। यानी संस्कृत के वे शब्द है जो आज बिगड़े हुए रूप में बोलते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिंता है, आशा है, दया है, लाज है, जरा यहां देखिए एक वर्ड लिखा है लाज, लाज क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, लज्जा। देखो यहां नीचे लिखा हुआ है लाज का होता है लज्जा, ठीक है, ये इसका तत्सम होता है और ये इसका तद्भव है। और आपसे तद्भव पूछ ही रहा है तो किस पे निशान लगाना है, डी वाले पर निशान लगाना है कि लाज जो है तद्भव शब्द है और लज्जा कहता तो तत्सम होता, बाकी ये तीनों जो है तद्भव शब्द नहीं है बल्कि तत्सम शब्द है। तो यहां कुछ आपको लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे आंसू का क्या होता है, अश्रु होता है, आग का क्या होता है, अग्नि होता है, नाक का क्या होता है, नासिका होता है, आठ का क्या होता है, अष्ट होता है, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। आम्र का क्या होता है, आम्र होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है, ऊंट का क्या होता है, उष्ट्र होता है, कौवा का क्या होता है, काक होता है, कहते हैं ना काक चेष्टा बहुल ध्यानम, तो काक माने कौवा, काक जो है अंग्रेजी संस्कृत शब्द है।
कछुआ का कच्छप कहते हैं, किसान को कृषक कहते हैं, खेत को क्षेत्र कहते हैं, गवैया को गायक कहते हैं, बंदर को बानर कहते हैं, मीत को मित्र कहते हैं, जेठ को ज्येष्ठ कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है। जेठ का तत्सम शब्द क्या है? ज्येष्ठ है। तिनका का तृण है। आज का अद्य है। आसरा का आश्रय है। काट का काष्ठ है। आंख का अक्षी है। ये क्वेश्चन पूछा है। छेद का छिद्र है। बहु का बधु है। धुआं का धूम्र है। दांत का दंत है। कान का कर्ण है। नौ का नव है। 13 का त्रयोदश है। धान का धान्य है। भाप का वाष्प है। रात का रात्रि है। हाथ का हस्त है। तो इतना जो है आपको तद्भव तत्सम दिए हुए हैं और इसमें से भी आपको कई फंस सकते हैं, इसलिए इसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हूबहू बोले जाते हैं, हूबहू बोले जाते हैं, हूबहू बोले जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत् माने तत् और सम, सम माने बराबर होता है और तत् माने जैसा, जैसा बराबर, जैसा बराबर का मतलब होता है जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में। तत् सम, तत् माने जैसा, सम माने बराबर, जैसा बराबर और कैसा बराबर? संस्कृत के जैसा बराबर। तो संस्कृत के जैसा बराबर को कह कहेंगे तत्सम। देखो यहां मुख है, मुख को मुख कहते हैं, चाह को चाह, इच्छा का इसमें देखेंगे आया इच्छा, लेकिन सामान जो है क्या है? यह एक तत्सम शब्द है। इसका हिंदी और संस्कृत में दोनों समान रूप से बोलते हैं। यहां फिर आ गया, कौन से वर्ग सभी अघोष वर्ण है? देखो अघोष वर्ण है, दो वर्ण होते हैं, यहां पर दिया है, एक है अघोष और एक है सघोष। अघोष का मतलब होता है, देखो यहां पर अम है, अ माने होता है नहीं, अघोष का मतलब होता है घर्षण। घर्षण का मतलब कहां होगा? गले में। गले में कोई घर्षण न हो, यानी कोई जो है आपको प्रेशर न पड़े, कोई जो है आपको न पड़े, आराम से बोल ले, अघोष कहलाता है। ठीक है, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। अघोष मतलब यह होता है साउंड से होता है, यानी जो गले में घर्षण कम हो, जिसकी साउंड न हो, वो घर्षण कहलाता है। अब प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो शब्द होता है वो अघोष होता है। देखो यहां पे दिया है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण कहलाता है। ये 13 होते हैं। अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं, जैसे क ख ग च छ द प फ स, ये सब 13। स माने सहित होता है, यानी इसका जो घर्षण बल के साथ बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन साउंड के बोलते हैं, घर्षण बल के साथ बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? सब जो है सघोष कहलाते हैं। ये 31 वर्ण होते हैं, इसमें 11 स्वर है, य र ल व ह श वर्ण कहलाते हैं। इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, यहां पे दिया हुआ है। ये सघोष ध्वनियां कहलाती हैं और ये अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। तो सघोष और अघोष जो है गले में कंपन के कारण होता है, कंपन के आधार पर बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का हमें पूछा है अघोष, तो प्रत्येक वर्ण का क्या कहना है? पहला और दूसरा। तो देखिए यहां पे तो आया हुआ है, छ आया हुआ है और फ आया हुआ है। फ है, त है और छ है, 3 वर्ण आए हुए हैं, त छ फ। ये क्या है? तीनों अघोष वर्ण है।
क्वेश्चन एक और लेंगे, समास। सतही शब्द में समास पूछता है। समास का मतलब होता है दो, या देखो यहां समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसी को हम कहते हैं समास। समास कितने तरह से होते हैं? एक है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष अव्ययी भाव में क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं, इसमें अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द हैं, इन्हें उपसर्ग भी कहते हैं, उपसर्ग भी कहते हैं, उपसर्ग शब्द भी कहते हैं, उपसर्ग शब्द भी कहते हैं। जैसे प्रति, भर, यथा, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो अव्यय शब्द जैसे है। जैसे आपसे पूछे प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, क्योंकि प्रति, भर, यथा आएगा। तत्पुरुष समास कई तरह से होते हैं, जैसे देश निकाला, राजकुमार, प्रयोगशाला, ये सब तत्पुरुष समास में होते हैं। ये कारक के आधार पर बोले जाते हैं। कर्ता कारक ने कर्म को करण से अपादान के लिए। कर्मधारय, जिसका नाम ही है कर्म को धारण करना, कर्मधारय कहलाता है। जैसे पीतांबर में पूछा था। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, इसमें संख्या आती है 1, 2, 3, इसमें द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास जो होता है यह झगड़े वाला समास कहलाता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होते हैं। द्वंद्व झगड़ा तभी होगा जब दोनों बराबर हैं, इसलिए द्वंद्व समास में क्या होता है? उत्तर पद और प्रथम पद दोनों बराबर होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्विगु में क्या होता है? संख्याएं होती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चौराहा, तिराहा, तो ये सब जो है, नवरात्रि, ये सब द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? यह किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। यही समास जो होते हैं कर्मधारय वाले, यह किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, या द्विगु समास किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, वो बहुब्रीहि होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, आपको आएगा। गणेश, तीसरे की ओर संकेत किया। दशानन, दशानन में कौन सा पाया जाएगा? बहुब्रीहि पाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा था मृत्युंजय, मृत्युंजय में कौन सा समास पाएगा जाएगा? बहुब्रीहि पाया जाएगा, क्योंकि मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त की, अर्थात शिव ने किया हुआ है। तो इस तरह से आपको समास पूछता है, और समास इस तरह से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे सतही में कौन सा समास होगा? तो सतही में समास जो होगा ये द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में आपको देखना था। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। जिसे भेदाजान से एक वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। कई वाक्य, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर हो जाएगा, जिसमें दया की भावना हो न हो निर्दय हो जाएगा, जिसका आदि न हो अनादि हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा न हो अजर हो जाएगा, जो दिखाई न दे अदृश्य हो जाएगा, जिसकी तुलना न की जाए अतुलनीय हो जाएगा, जिसका कोई आकार न हो निराकार हो गया, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि जिसे भेदा जा न सके इसे कहते हैं अभेद्य। जिसे भेदा न जा सके इसे क्या नाम है? अभेद्य नाम है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? 20 क्वेश्चन आज डिस्कशन किया। इस 20 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों के जो क्वेश्चन किया, ये आपके एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम जो आ रहा है, काफी हेल्पफुल होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग, मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, सब चीज से यूट्यूब चैनल पर है। द्रोड़ा द विजन ऑनलाइन क्लासेस पे आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम पास करा देंगे। नौकरी आपकी गारंटी। थैंक यू, धन्यवाद।